हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट कर चुके थे और ट्वेल्थ के बैच में हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर, जो चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अगर बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में हमने आपको बताया था सबसे पहले पदार्थ के बारे में, क्योंकि जो ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, वो पदार्थ का ही क्या होता है, एक भाग होता है, अवस्था होती है। पदार्थ का ही क्या होता है, एक अवस्था होती है। क्योंकि बताए थे कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ को, मैटर को हम लोग टोटल 5 भागों में बांटे थे। 5 भागों में से जो पहला भाग होता है ठोस अवस्था, वही ठोस अवस्था के बारे में हम लोग एक चैप्टर में पढ़ रहे थे। समझ आ गया? तो हमने पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ में हमने बताया था ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है वो क्या होती है। चलिए, तो क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अगर पसंद आ रहा है तब, और कमेंट में अवश्य बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दूसरे क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये आपका घाटा है। पढ़ने के लिए हमसे जुड़े हुए, हम आपके पास पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप क्लियर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब हमारी टीम या हम जब भी खाली होंगे आपको जवाब मिल जाएगा, या दूसरे वीडियो में जो भी बनाएंगे वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 था, और चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ रहे थे? ठोस अवस्था। पहला ही अध्याय था ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चलिए, ये हम लोग का पहला अध्याय था। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि सारी चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। हमने देखा था किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। और हम आपको बताए थे कि जो पदार्थ होता है ना, ये क्या होता है? पदार्थ, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, आपके सामने जो भी चीज़ पड़ी हुई है सभी क्या कहलाती है? पदार्थ ही कहलाती है, मैटर नहीं कहलाती है। अब बात आती है कि पदार्थ तो कई प्रकार के हो जाते हैं। समझ आ गया? जैसे पानी की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, लेकिन ये भी तो क्या है? पदार्थ है। हम यहाँ बोल रहे हैं, मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, गैस के फॉर्म में है, ये भी एक पदार्थ ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखे थे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटे थे। तो बात करें पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ का वर्गीकरण कुल 5 भागों में किया गया था। और 5 भागों में से कौन कौन भाग था? तो पहला था एक ठोस अवस्था, दूसरा था द्रव अवस्था, तीसरा था गैस अवस्था, चौथा था प्लाज्मा, और पांचवा क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। तो चलिए उसी को लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें पदार्थ की, तो हमने बताया था कि ये जो पदार्थ है, इसको हम टोटल 5 भागों में वर्गीकृत किए हैं। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किए हैं। किसको? पदार्थ को। इस पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भाग में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन था। देखिए, अगर पहले भाग की बात करें, तो पहले भाग में हमने देखा था किसके बारे में? ठोस। किसके बारे में? ठोस यानी सॉलिड। ये ठोस हो गया एक भाग। दूसरा था द्रव, लिक्विड, द्रव, और तीसरा था गैस। ये सब पदार्थ का वर्गीकरण है, गैस। चौथा था प्लाज्मा, चौथा था प्लाज्मा। पांचवा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं बी ई सी, बोस आइंस्टीन या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। अब देखिए,
इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति में पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती हैं। लेकिन ये जो अवस्थाएं है, 2 अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको बाद में खोजा गया था। इसको कब खोजा गया था? बाद में खोजा गया था। इसीलिए ठोस, द्रव, गैस को हम लोग मुख्यतः पदार्थ के भाग बोलते हैं। ये मुख्यतः भाग होते हैं पदार्थ के। ये मुख्यतः वर्गीकरण यानी भाग होता है। कितने होते हैं मुख्यतः भाग इसके पदार्थ के? 3 होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 3 में ये दो जुड़ जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे भाग? कुल कितने भाग हो जाएंगे? तो कुल हो जाएंगे भाग कितने? 5। कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। सही है। ये सारी चीज़ें कल बता चुके थे, लेकिन फिर भी ये डायग्राम से समझा रहे हैं आपको ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखिए, आपको इसी में बताए थे कि ये जो प्लाज्मा है इसको खोजा गया है, इन दोनों को खोजा गया है। किस किस को? प्लाज्मा को और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। ये बाद में खोजी गई है, ये बाद में खोजी गई है, बाद में खोजी गई है। सारी चीज़ें लिख देते हैं, बाद में खोजी गई हैं, खोजी गई है, ये दोनों अवस्था है। अब बात आती है कि बाद में खोजी गई है तो खोजा गया व्यक्ति भी कोई होगा, सन भी होगा, कि कब खोजा गया है। तो कल बताए थे आपको हम कि ये जो होते हैं प्लाज्मा अवस्था, इसका खोज कब किया गया था? प्लाज्मा अवस्था की, तो प्लाज्मा अवस्था का खोज किया गया था 1889 में। कब किया गया था? 1889 में। और वहीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की बात करें तो इसका खोज हुआ था कब? 1920 में। इसका खोज कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने कल बता दिया, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं आपको, शॉर्ट फॉर्म करके बता रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर 1, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आशा करते हैं कि इसमें भी आपको क्लियर हो जा रहा होगा, क्योंकि आसान शब्द हम प्रयोग करते हैं जब भी पढ़ाते हैं। तो इसका खोज कब हुआ था? 1889 में। और इसका खोज कब हुआ था? सन 1920 में। अगर बात करें खोज की, तो इसका जो खोज है प्लाज्मा अवस्था की खोज हमने बताया था कौन किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। कौन किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स किस अवस्था की खोज किए थे? विलियम क्रुक्स ने किस अवस्था की खोज किया था? प्लाज्मा अवस्था की। उसी प्रकार से बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है इसका खोज 2 व्यक्तियों ने किया था। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? एक थे भारत के सत्येंद्रनाथ बोस। एक कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस, यहाँ लिख देते हैं। एक थे सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरा थे अल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरा थे अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन, सही है। तो हमने जो इससे प्रश्न बनने वाला था सारा प्रश्न आपको क्लियर कर दिया है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अब बात आती है ठोस, द्रव, गैस की, तो ये सारा चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले ये चीज़ें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर समझा दें। देखिए, हमने स्टार्ट किया था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में सबसे पहले हम देख रहे थे पदार्थ मैटर के बारे में। पदार्थ में हम लोग क्या देखें कि पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं। पदार्थ होता क्या है? तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं सभी चीज़ें क्या होती है? पदार्थ ही होती है। पदार्थ को कितने भागों में बांटे थे? 5 भागों में। टोटल भाग कितने हैं? 5। मुख्यतः भाग कितने हैं? 3। जो प्रकृति में पहले से पाए जाते हैं उसे मुख्यतः भाग बोला जाता है। कौन कौन थे? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाद में खोजा गया था जो अवस्था, उसे भी जोड़ दिया गया है 2 अवस्था को। कौन कौन है? प्लाज्मा अवस्था कब खोज किया गया था? 1879 में। किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। और याद रखिएगा, जब विलियम क्रुक्स ने खोज किया था तो इसे चमकता हुआ पदार्थ बोला था, न कि प्लाज्मा बोला था। बाद में इसका नाम प्लाज्मा दिया गया था, कल बताए थे आपको। और 5वीं जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका खोज 2 व्यक्तियों ने किया था सन 1920 में, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके लिए नोबेल भी दिया गया था, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे। वो सारी चीज़ें होती है कॉम्पिटिटिव क्लास में बताए जाते हैं आपको। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो वो चीज़ें आपको नहीं जाननी है, बस इतना जान रहे हैं। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चीज़ें करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमने बताया था कि जो ठोस है, इस ठोस का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। किसको? ठोस को।
सॉलिड को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। इस ठोस को हमने बांटा था कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन भाग था देख लेते हैं। हमने 2 भागों में बांटा था इसको, कौन कौन था? पहला जो भाग था इसका, इसका जो पहला वर्गीकरण किया गया था वो था क्या? ये था क्रिस्टलीय। क्या था? पहला जो वर्गीकरण किया गया था इसका, वो वर्गीकरण क्या था? क्रिस्टलीय। क्या था? क्रिस्टलीय। ठोस का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक क्रिस्टलीय और दूसरा क्या? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, सही है। चलिए अब देखते हैं कि ठोस का 2 प्रकार से वर्गीकरण हो गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के रूप में। लेकिन ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? तो जान लीजिए, जो क्रिस्टलीय है इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक ठोस। कल बताए भी थे, वास्तविक ठोस तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस, सही है। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस। उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? इसे वास्तविक ठोस भी बोला जाता है। चलिए अब यदि बात करें अक्रिस्टलीय की, तो इसे बोला जाता है आभासी ठोस। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आभासी ठोस। आभासी, आभासी ठोस। आभासी ठोस, आभासी ठोस, या इसे बोलते हैं अतिस्थितित द्रव। अतिस्थितित, अतिस्थितित, अतिस्थितित द्रव, सही है। तो अगर आपसे पूछे कि आभासी ठोस क्या होते हैं, तो आभासी ठोस किसे बोलते हैं? क्रिस्टलीय का ही, अक्रिस्टलीय का ही दूसरा नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? आभासी ठोस। अक्रिस्टलीय का ही नाम 2 प्रकार से है, एक क्या है? आभासी ठोस, दूसरा क्या है? अतिस्थितित द्रव। ये भी चीजें आप याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा सारा चीजें। अतिस्थितित द्रव। चलिए ये अब देखे थे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं। ये सारा चीजें जितना भी लिख रहे हैं ये सब कल के क्लास का था, इससे आगे देखने के प्रयास करते हैं और समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो पहला हेडिंग दीजिएगा आप लोग, क्रिस्टलीय ठोस। पहला हेडिंग क्या रहेगा? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब देखते हैं कि आखिर जो क्रिस्टलीय ठोस है ये क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो बात करें दोस्त क्रिस्टलीय ठोस की, तो याद रखिएगा ये एक ऐसा ठोस होता है जिसका ज्यामितीय आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात आती है ज्यामितीय आकार क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी पदार्थ हम बनाते हैं, आप कोई भी पदार्थ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वो पदार्थ किससे बनेगा? वो पदार्थ बनेगा कण से। और कण होते हैं या तो अणु होंगे या क्या होंगे? परमाणु होंगे, सही है। तो मान लेते हैं हमने कोई कण यहाँ ले लिया है। चलिए ये हमने एक कण ले लिया ठोस का, इसी प्रकार से इसके साथ कण हम मिलाते जा रहे हैं और बना के आ रहे हैं पदार्थ। और वो भी पदार्थ कैसा होना चाहिए? ठोस फॉर्म में होना चाहिए। तो बात करें क्रिस्टलीय की, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, मेरे पास कुछ कण थे उसको सजा दिए हैं, फिर एक अन्य कण ले रहे हैं दूसरे कलर से, इसको भी हमने इस प्रकार से सजा दिया, सही है। फिर हमने कोई अन्य कण लिया और उसको इसी के साथ व्यवस्थित कर दिया, सही है। अब कोई और कण लेते हैं, इसको भी एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं। चलिए तो आप देख क्या रहे हैं इस आकृति में, आपको क्या क्लियर हो रहा है? देखिए आपने देखा कि पहला जो है ये कलर, इसको मान लेते हैं कि ये पहला है,
पहला कण है, दूसरा जो कलर है इसको मान लेते हैं दूसरा कण है, तीसरा जो कलर है इसे मान लेते हैं तीसरा कण है, चौथा जो कलर है उसको मान लेते हैं चौथा कण है। अब देखिए आप इसमें क्रम देख रहे हैं कि पहले के बाद कौन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद कौन आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद कौन आ रहा है, चौथा आ रहा है। अगर आप नीचे से गिनने की कोशिश कीजिएगा तो पहले तीसरे चौथे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद कौन आ रहा है, पहला आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इसमें देखिए क्या होता है, अक्रिस्टलीय में ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। यहाँ हमने कण ले लिया एक, इसको बना लिया इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, कोई भी कण आके इधर जुड़ जाते हैं, मतलब इसका निश्चित आकृति कोई नहीं होता है। कोई यहाँ आके जुड़ जाएगा, कोई यहाँ आके जुड़ जाएगा, कोई यहाँ आके जुड़ गया। अब देखिए क्या इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति मिल रही है क्या, कोई आकृति आपको मिल रही है इसमें क्या, इसमें कोई आकृति आपको मिल रही है, देखिएगा तो क्या इसमें कोई ज्यामितीय आकृति या कोई भी श्रृंखला मिल रहा है क्या, आकृति जैसा, क्या इसमें कोई श्रृंखला मिल रहा है क्या, निश्चित श्रृंखला मिल रहा है क्या, नहीं। तो अंतर इतना है, पहला अंतर समझिए कि पहला अंतर होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या, कि जो क्रिस्टलीय होते हैं इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, समझ आ गया, और ये एक श्रृंखला में होते हैं, इसका कण जो है ना एक श्रृंखला में होता है कि पहला आएगा तो पहले के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, सही है, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय में ऐसा कुछ नहीं होता है, पहला आ गया पांचवा आ जाएगा, चौथा आ गया दूसरा आ जाएगा, इस प्रकार से उसका क्रम होता है। तो उस ठोस को बोलते हैं हम लोग क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका ज्यामितीय आकार होता है, ये क्या होता है, इसका ज्यामितीय आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो वही चीजें हम लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ये क्रिस्टलीय का समझाना था तो इसलिए लिखे थे। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका क्या होता है, ये ज्यामितीय आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका पहला क्या है, इसका ज्यामितीय आकार, इसका आकार या ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, लिखते हैं इसका ज्यामितीय आकार, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ज्यामितीय आकार होता है। इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। निश्चित ज्यामितीय आकार का मतलब कोई आकार बन जाता है, यदि इसको देखिएगा तो आपको या तो वर्ग दिखेगा या आयत दिखेगा, समझ आ गया, तो इसका निश्चित एक आकार बन जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में कोई आकार नहीं होता है, समझ आ गया। दूसरा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें दूसरा हम, कि इसके कण जो है देखिए क्रम में बैठे हुए हैं, पहले के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे। अगर चार ही कण लेते हैं तो फिर कौन आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। जैसे हम मान ले कि चार ही कण मेरे पास है, पहला कौन सा है, ब्लैक वाला है, दूसरा कौन सा है, रेड वाला है, तीसरा ये कौन है, तीसरा ब्लू वाला है, चौथा क्या है, ऑरेंज वाला है। तो यदि मेरे पास चार ही कण है तो ये चारों कण तो व्यवस्थित हो गए। यदि कोई अन्य कण अब आना चाहे इन सब में से तो वो कण कौन आ सकता है, पहले आएगा पहला, क्योंकि इसका क्रम निश्चित है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर कौन आएगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से इसका निश्चित क्रम होता है, समझ आ गया। यानी हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये निश्चित श्रृंखला में होती है। श्रृंखला मतलब क्या होता है, सीरीज, एक सीरीज होता है, जैसे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, तो ये निश्चित श्रृंखला हो गई। तो उसी प्रकार से इसका क्या होता है, निश्चित श्रृंखला होती है। इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच निश्चित श्रृंखला होती है, निश्चित श्रृंखला होती हैं, निश्चित श्रृंखला होती हैं, निश्चित श्रृंखला होती हैं, सही है। अब दो हम देख लिए किसके बारे में, क्रिस्टलीय के बारे में। अगर आगे देखें तो इसी में हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, तीसरा पॉइंट इसी डायग्राम से समझिएगा कि यदि हम इसको परास के आधार पर बांटे, परास मतलब होता है रेंज, तो आप देख रहे हैं इसका रेंज क्या है, बड़ा है। किस आधार पर बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बना रहे हैं एक अक्रिस्टलीय का, फिर जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रेंज होता क्या है। आप रेंज पढ़े होंगे 9th 10th 11th में भी है रेंज,
लेकिन यहाँ का रेंज कुछ अलग है। देखिए जितने लोग भी पढ़ रहे हैं हम लोग से या इस चैनल के माध्यम से, वो सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि ये सारी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी यहाँ। और ये चीज़ें जो चाहिए आपको पीडीएफ, जो चीज़ें हम अभी लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको चाहिए सेम टू सेम इसका पीडीएफ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक क्लिक कीजिएगा चले जाएगा। या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा साइंस ट्रिविया ऑफिशियल, तो वहाँ भी आ जाएगा उस नाम से, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना आपको है। अगर लिखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट मेरा ही नोट्स चाहिए आपको जो हम चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप ज्वाइन कीजिएगा साइंस ट्रिविया टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइएगा तो सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। ये जो चीज़ें हम लिखे हैं, जिस प्रकार से लिखे हैं, जिस कलर में लिखे हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपको सुविधा दी गई है। देखिए, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, परास के बारे में। परास यानी रेंज के बारे में। अब समझिए रेंज क्या होता है। यदि हम इसमें कोई कण को क्या करें, काटना चाहें, तो देखिए यदि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जा रही है, एक साथ कट रही है। यानी इसका रेंज जो है ना, सीमा जो है क्या है, ये बड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ काटेंगे इसको तो यहाँ ये सब एक साथ मिल रहे हैं, फिर इसको काटेंगे तो ये भी एक साथ मिल रहे हैं सब, यहाँ काटेंगे तो इसको भी क्या मिल रहा है, ये एक साथ सारी चीजें मिल रही है। लेकिन बात करें इसमें तो देखिएगा, हम रेड से स्टार्ट करें तो देखिए रेड के बाद तुरंत क्या आ जा रहा है, ऑरेंज आ गया, फिर कौन सा आ गया, ये कौन सा आ गया, ब्लू आ गया, फिर यहाँ ब्लू आ गया। क्या कोई रेंज है क्या इसका बड़ा रेंज? यहाँ से काटने की कोशिश करेंगे, यहाँ 2 रेड मिल रहा है, फिर यहाँ से काट रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये क्या मिल गया, या यहाँ से भी काटने चलिएगा तो ये तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ अलग हो जा रहा है। यानी इसका रेंज जो है ना, सीमा बड़ी नहीं है। समझ आ गया? तो इसे बोलते हैं ये लघु परास के होते हैं। और ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये क्या होते हैं, दीर्घ परास के होते हैं। समझ आ गया? इसका परास क्या होता है, दीर्घ होता है। तो वही चीजें है, परास का मतलब होता है इसके कण की व्यवस्था क्या है, बड़ी होती है, बड़ी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। समझ आ गया? चलिए, तो यही चीजें लिखते हैं, ये दीर्घ परास के होते हैं। ये किस परास के होते हैं, ये दीर्घ परास के होते हैं। ये दीर्घ परास के होते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ परास के होते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही होगी वो चीजें आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, या समझ में भी आ रही होगी तो कमेंट अवश्य कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रही है। उससे हमको क्या मिलता है, थोड़ा आपसे साहस मिल पाता है। ये दीर्घ परास के होते हैं। कौन दीर्घ परास के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। सही है। पहला हमने देखा क्या, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। सही है, डायग्राम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो चीजें आपके दिमाग में बैठती है ना, वो हमेशा के लिए छपी रहती है। तो ये हो गया। ये क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। ज्यामितीय आकार मान सकते हैं कि ये किस में है, आयताकार है। सही है। दूसरा क्या देखे, इसके कणों के बीच निश्चित श्रृंखला है, कणों के बीच निश्चित श्रृंखला है, पहले के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। अब ये देखे कि ये दीर्घ परास के होते हैं, यानी काटने पर एक श्रृंखला में इसके कण मिलते हैं। दीर्घ मतलब एक लंबी श्रृंखला में, सीमा इसकी लंबी होती है। सही है। अब देखिए, चौथा जोड़ना चाहें तो आप इसमें ये जोड़ सकते हैं, ठोस जानते हैं आप, द्रव जानते हैं, गैस जानते हैं। सही है, सारी चीजें आपको क्लियर कर दिए हैं पहले वाले क्लास में। अब देखिए, कोई भी यदि ठोस हो, तो हम बताए थे कि ठोस में अंतराण्विक बल का मोलिकुलर जो फोर्स होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास यदि ज्यादा बल है तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगी, ज्यादा उष्मा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। सही है ना? कोई भी चीज यदि मजबूत से बंधा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए ना। सही है। तो हम बात करें अगर ठोस को तोड़ने की, तो ठोस में यदि तोड़ेंगे तो ऊर्जा कम लगेगी या ज्यादा लगेगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल जो है ना, ये मजबूत होते हैं। इसमें अंतराण्विक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और यही कारण है कि ये आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और इनके बीच जो है ना, अंतराण्विक स्थान का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ये सारी चीजें आपको कल क्लियर कर दिए थे। तो अब देखिए, यदि इसमें बल ज्यादा लग रहे हैं तो ये तो जो क्रिस्टलीय है ये ठोस का ही प्रकार है। और एक क्या है, अक्रिस्टलीय। अगर क्रिस्टलीय की बात करें तो इसका गलनांक जो है ना, ये ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, अक्रिस्टलीय की अपेक्षा।
समझ आ गया? गलनांक मतलब उसको गलाने की क्रिया, जैसे चीनी है उसको गलाना है तो क्या करेंगे, हीट देंगे। कोई भी चीज है गलाने के लिए क्या देते हैं, हीट देते हैं। और जिस हीट पर, जिस उष्मा पर, जिस तापमान पर वो गल जाता है, वही तापमान उसका कहलाता है क्या, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सही है। तो अगर बात करें इसका गलनांक की, तो क्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है, अक्रिस्टलीय से ज्यादा होता है। तो वहीं लिखेंगे हम कि जो क्रिस्टलीय है इसका गलनांक जो है ना, इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक अधिक होता है किसकी अपेक्षा, अक्रिस्टलीय की अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि हम दो चीजों में अंतर देख रहे हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। सही है। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। गलनांक अधिक क्यों होता है, प्रश्न आपसे पूछ दे कि गलनांक इसका अधिक क्यों होता है। गलनांक इसका अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसके कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल पाए जाते हैं। अगर अत्यधिक आकर्षण बल पाए जाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए अधिक उष्मा देना पड़ेगा, और जितना अधिक उष्मा देना पड़ेगा वही कहलाएगा उसका क्या, गलनांक। सही है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अगले, चलिए लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है। अब ये सारी चीजें आप समझ गए। अब देखते हैं कि इसके बारे में, अक्रिस्टलीय के बारे में, लेकिन उससे हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्या करते हैं, इसका अगला टॉपिक हम करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अगर आप क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो आप क्रिस्टलीय के बारे में देख लिए हैं, और इसके साइड में ही यानी दोनों में अंतर कर देते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आगे हम लोग हेडिंग दीजिएगा आप लोग, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, और अक्रिस्टलीय में अंतर, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय में अंतर। डिफरेंस देख रहे हैं कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्योंकि दोनों ठोस ही है, लेकिन ठोस में क्या हो गए, दो प्रकार से हो गए। एक को बोल दिए हम लोग क्या, क्रिस्टलीय, जिसे वास्तविक ठोस भी बोलते हैं। दूसरे को बोल दिए हम लोग क्या, अक्रिस्टलीय, जिसे आभासी ठोस भी कहते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं क्रिस्टलीय को, क्रिस्टलीय को, और दूसरे साइड में हम अक्रिस्टलीय को लिखते हैं। यहाँ हमने लिख लिया किसके बारे में, अक्रिस्टलीय के बारे में। दोनों में अंतर देख रहे हैं, अक्रिस्टलीय के बारे में। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, चलिए समझते हैं एक एक करके इसको। देखिए, चलिए पहला पॉइंट बना के पॉइंट वाइज लिखते हैं। अगर बात करें पहले पहले पॉइंट की, तो हमने बताया था कि ये जो है, ये जो क्रिस्टलीय होते हैं, इस क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक ठोस। कौन सा ठोस, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। अगर समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर सकते हैं। सही है। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस।
उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय में देखें तो इसे बोलते हैं कौन सा, आभासी ठोस। सिर्फ आभास किया जा सकता है, आभासी ठोस, आभासी ठोस। दोनों चीजें साथ साथ लिखते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा इसमें क्या देखे थे, ये जो है ये दीर्घ परास के होते हैं कौन, वास्तविक ठोस। ये किस परास के होते हैं, दीर्घ परास के होते हैं। का जो परास होता है, रेंज होता है, वो कैसा होता है, दीर्घ होता है। बताया है ना रेंज क्या है, देखिए अभी बताया ना रेंज क्या होता है। इसको काटने पर क्या होता है, श्रृंखला मिलती है, इसका रेंज इसका मिलता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये दीर्घ परास के होते हैं, 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 दीर्घ परास के होते हैं। वहीं इसमें देखे तो ये क्या होते हैं, लघु परास के होते हैं। ये क्या होते हैं, लघु परास के होते हैं, यानी इसको काटने पर जो कण की व्यवस्था है वो छोटी होती है, लघु परास के होते हैं, स्मॉल रेंज, लघु परास के होते हैं। सही है, थोड़ा पानी पी ले। चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, जो अक्रिस्टलीय होते हैं आभासी ठोस होते हैं। सही है। आगे हमने क्या दिखा, दूसरा पॉइंट कि ये दीर्घ परास के होते हैं, ये कैसा होते हैं, लघु परास के होते हैं। सही है, क्लियर होना चाहिए एकदम। तीसरा देखते हैं, ये जो है क्रिस्टलीय, इसका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका अधिक होता है। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। किसका, क्रिस्टलीय का गलनांक अधिक होता है। वहीं बात करें अक्रिस्टलीय का तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका गलनांक, गलनांक निम्न होता है। निम्न मतलब कम, निम्न होता है। कम लिखना थोड़ा शब्द सूट नहीं करता, इसलिए निम्न लिखा जाता है। सही है। तो इसका गलनांक हो गया उच्च, उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। आगे देखें तो ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसको जब हम काटते हैं ना तो इसके जो सतह मिलते हैं वो चिकने मिलते हैं। कैसा मिलता है, चिकना मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि आपके घर में जब मकान बनता है तो उस समय छड़ आते हैं, क्या आते हैं, छड़ या रड आप बोल सकते हैं, वो आते हैं, उसको काटा जाता है। जब आप काटते हैं तो देखते हैं उसका जो सतह मिलता है ना जहां से काटा गया, वो कैसा होता है, एकदम चिकना होता है, शार्प होता है, एकदम चिकना हो जाएगा। वो कैसा होगा, एकदम चिकना होता है। लेकिन यदि हम बात करें अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय का उदाहरण होता है प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब किसका होता है, कांच हो गया, ये सब किसका होता है, ये होता है अक्रिस्टलीय का। और जब आप प्लास्टिक को काटेंगे, आप किसी पात्र से प्लास्टिक को काटेंगे या आरी से, जो भी है आपके पास सामग्री, उससे काटेंगे तो क्या देखेंगे कि उसका जो सतह मिलता है ना वो खुरदरा मिलता है। आप कभी प्लास्टिक को काट के देखिएगा, जब उसको काटिएगा ना तो सतह कैसा मिलता है, एकदम खुरदरा मिलता है, आपको चिकना सतह नहीं मिलेगा। तो अंतर ये भी है कि जो वास्तविक ठोस होते हैं यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको काटने पर उसका सतह कैसा मिलता है, चिकना मिलता है। और अक्रिस्टलीय में कैसा मिलता है, खुरदरा सतह मिलता है। तो वही चीजें हम लिख रहे हैं। इसको काटने पर, क्रिस्टलीय में काटने पर, काटने पर दांते नहीं काटना है, काटने पर, काटने पर सतह चिकने मिलते हैं, सतह चिकने मिलते हैं। चिकने मिलते नहीं है, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। वहीं अक्रिस्टलीय को यदि आप काटेंगे तो इसके सतह क्या मिलेंगे, खुरदरे मिलते हैं। काटने पर सतह खुरदरे मिलते हैं, काटने पर
सतह सतह खुरदरे मिलते हैं, खुरदरे खुरदरे प्राप्त होते हैं, खुरदरे प्राप्त प्राप्त होते हैं। सही है। इसके सतह कैसे मिलते हैं? खुरदरे प्राप्त होते हैं। चलिए, तो इतने चीजें आपने देखा किसके बारे में? क्रिस्टलीय के बारे में, अक्रिस्टलीय के बारे में। और सारी चीजें हैं, लिख देते हैं, देखते हैं यहाँ हो जाता है कि नहीं। चलिए लिखते हैं पांचवा पॉइंट। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय जो होते हैं, इसका क्रम जो होता है ना, ये निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं। इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनता है, तो ये भी तो एक अंतर हो गया। अक्रिस्टलीय में इसका निश्चित ज्यामितीय आकार कोई नहीं होता है, तो वहीं लिखते हैं हम, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। किसका? क्रिस्टलीय का। इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ज्यामितीय ज्यामितीय आकार होता है, आकार होता है। और इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित कोई निश्चित कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, ज्यामितीय निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। सही है। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो भी चीजें बच गए हैं उसको देखते हैं अगले पेज पर। सही है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ चीजें अब नहीं व्यवस्थित हो सकती हैं, अगला पेज लेते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। कितने पेज, कितने देखे हैं? 5 देख चुके हैं, छठा देखिए। अभी हमने आपको बताया था कि निश्चित ज्यामितीय आकार के साथ साथ इसके क्रम एक निश्चित श्रृंखला में होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय के। दो भागों में इसको भी बांट देते हैं, देखिए। चलिए, ये किसका है? क्रिस्टलीय का है। ये किसका है? अक्रिस्टलीय का है। बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पेज पे तो लिख ही दिए है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही है। ये हो गया क्रिस्टलीय, ये क्या हो गया? अक्रिस्टलीय, वही भाग है। चलिए, तो यहाँ छठा पॉइंट देखेंगे तो इसका निश्चित ज्यामितीय आकार तो हो गया, इसके कण निश्चित श्रृंखला में होते हैं। क्या लिखेंगे? इसके कण निश्चित श्रृंखला में होते हैं, इसके कण निश्चित श्रृंखला में होते हैं। इसके कण, इसके कणों के बीच, आप ये भी लिख सकते हैं, इसके कणों के बीच निश्चित श्रृंखला होती है, के बीच निश्चित निश्चित श्रृंखला होती हैं, श्रृंखला होती हैं, निश्चित श्रृंखला होती है। जबकि अगर बात करें अक्रिस्टलीय की, तो इसमें कणों के बीच कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है। इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच, कणों के बीच कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, के बीच कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, कोई निश्चित
श्रृंखला नहीं होती हैं, श्रृंखला नहीं होती हैं। सही है, इसके कणों के बीच कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, लेकिन जो क्रिस्टलीय होते हैं वास्तविक इसके कणों के बीच एक निश्चित श्रृंखला होती है। अगला बात करें तो जो क्रिस्टलीय होते हैं ये होते हैं विषम दैशिक। ये कैसे होते हैं? ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी विषम दैशिक होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं विषम दैशिक होते हैं। और अगर बात करें अक्रिस्टलीय की तो ये विषम दैशिक हो गया, तो ये क्या होगा? ये होगा समदैशिक। ये किस प्रकृति के होते हैं? ये होता है समदैशिक। समदैशिक प्राकृतिक के होते हैं, समदैशिक, समदैशिक होते हैं, प्राकृतिक के होते हैं, लिख सकते हैं आप, समदैशिक होते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उसको वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये आपका बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको क्लियरली पढ़िए। एक चीज़ें पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो वो चीज़ें कोई फ़ायदा आपको नहीं देती हैं। तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास ही पढ़िए, या मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि आप मेरे पास ही पढ़िए। मेरा बस एक ही इच्छा है कि आप पढ़िए, जो भी पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, समझ के पढ़िए। इसीलिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं अपने ओर से कि आपको थोड़ा अच्छे शब्दों में समझाए, ताकि आपको क्या हो, एग्जाम में आप बेटर कर पाएँ या अधिक समय तक आपके माइंड में वो बैठा रहे। सही है। तो जब भी आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक तो कर बनता है दोस्त। आप लाइक करने से कुछ हमको मिलता थोड़ी है, बस ये होता है कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लाइक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? एक सपोर्ट मिलेगा आपका, और वो सपोर्ट हमको आपके जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने में योगदान देगा। सही है। तो आप चीज़ें देख रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कीजिए या दूसरे शब्दों में समझाइए, आसान शब्दों में समझाइए। लेकिन इतना हम तो जितना अनुभव है उतना बता रहे हैं कि जितने हम आसान शब्दों में करके समझा रहे हैं उतना कोई यूट्यूब पर कोई नहीं समझा सकता आपको। और ना ही तो यूट्यूब पर आज की दुनिया में, न तो यूट्यूब पर आपको कोई भी रेगुलर क्लास, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं दे सकता है। जबकि हम लोग सारे क्लास, या तो मैथ हो, बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सारे क्लास आपको फ्री में दे रहे हैं, वो भी रेगुलरिटी के साथ, टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर, सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो बस काम कीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और बच्चों के पास भी पहुंच जाए। जो बच्चे पैसे के बदौलत नहीं पढ़ पाते हैं, या जो बच्चे कहाँ से हो, ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, कोचिंग क्लास नहीं आ पाते हैं, उसके भी लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा योगदान उसको भी मिल जाएगा। सही है। तो चलिए देखते हैं। इसके कणों के बीच निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, किसके? अक्रिस्टलीय, जबकि क्रिस्टलीय के बीच कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। उसी प्रकार से विषम दैशिक होते हैं, क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। चलिए ये सब हो गया। आगे पॉइंट लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके गलन उष्मा का मान क्या होता है। इसके गलन उष्मा का मान निश्चित होता है, लेकिन इससे गलन उष्मा का मान निश्चित नहीं होता है। गलन उष्मा का मतलब क्या होता है? कि जिस उष्मा पर वो गल जाता है। समझ आ गया? जिस उष्मा पर वो गल जाता है, जैसे हम इसको टुकड़ा कर दे, मान लीजिए कोई लोहा है, उसको हम टुकड़ा टुकड़े बाई बांट दें, तो क्या उसका गलन जो उष्मा है, गलन का मान है, वो कम हो जाएगा क्या? कम कभी नहीं होगा। समझ आ गया? उससे गलन उष्मा क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन यदि आप प्लास्टिक को या कांच को यदि टुकड़े भाग में कर देते हैं ना, उसका गलन उष्मा क्या हो जाता है? या तो कम हो जाएगा किसी का, या तो किसी का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सही है। तो इसीलिए बोलते हैं इसे कि ये होता है ना, इससे गलन उष्मा का मान निश्चित होता है, जबकि इससे गलन उष्मा का मान निश्चित नहीं होता है। इसके गलन उष्मा का मान, इसके गलन उष्मा, गलन उष्मा निश्चित होती हैं, निश्चित, निश्चित होती हैं। और इसके गलन उष्मा का मान निश्चित नहीं होता है। इसकी गलन उष्मा का निश्चित नहीं होती है, भी लिख सकते हैं इसकी, या इसके गलन उष्मा, इसके गलन उष्मा निश्चित नहीं होती हैं, उष्मा निश्चित नहीं होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं। सही है। अब
एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं, वो देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल आखिर क्रिस्टलीय होता क्या और अक्रिस्टलीय होता क्या है। तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय है, ये क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो चीनी आप देखे हैं, चीनी भी क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। नमक भी क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। सही है, नमक भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। फिर लोहा आ जाएगा, इसी प्रकार से इटीसी एटसेट्रा। वहीं बात करें हम अक्रिस्टलीय की, तो इसमें आएंगे रबर। कौन कौन आ सकते हैं, इसमें आएंगे रबर, कांच, कांच, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ईटीसी एटसेट्रा। सही है। चलिए, तो ये चीजें अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कोई डिफिकल्ट शब्द इसमें प्रयोग नहीं किया है, बस आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते क्या है। पहला तो वास्तविक ठोस बोलते हैं इसे, इसे आभासी ठोस बोलते हैं। ये दीर्घ प्रास के होते हैं, वो लघु प्रास के होते हैं। इससे गलनांक अधिक होता है, उसका गलनांक निम्न होता है। इसको काटने पर सतह चिकना प्राप्त होता है, इसको काटने पर सतह खुरदरा प्राप्त होता है। किसको, अक्रिस्टलीय को। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकार होती है, इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होती है। वहीं बात करें आगे, तो इसके कणों के बीच निश्चित श्रृंखला होती है, इसके कणों के बीच कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है। क्रिस्टलीय विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय इसके गलनांक उष्मा निश्चित होती है, क्रिस्टलीय इसके गलनांक उष्मा का मान निश्चित नहीं होता है। अगर क्रिस्टलीय की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल चीनी, नमक, लोहा, ईटीसी एटसेट्रा। उसी प्रकार से यदि बात करें क्रिस्टलीय में, तो इसके एग्जाम्पल है रबर, कांच, प्लास्टिक। सही है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ताकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं इससे अगले क्लास में। लेकिन आपसे एक सहयोग बस चाहिए कि आप यदि देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो ये नहीं बोल रहे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मेरे साथ ही पढ़िए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमसे जुड़ रहे हैं तो दूसरे के पास भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी कुछ योगदान मिल पाए। सही है। तो चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।